एवरीवन, हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू। मैथ सॉल्यूशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर आज क्लास 7 की मैथ्स का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आए हैं, जिसका कि नाम है डाटा हैंडलिंग। हम लोग डाटा हैंडलिंग को अच्छे से समझेंगे ताकि आपके एक्सरसाइज की क्वेश्चन सिंपल और इजी हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करें तो आपको डाटा हैंडलिंग मिलता है। तो हम लोग क्या करें कि समझते हैं डाटा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। आपके पास बहुत सारे तरह की इन्फॉर्मेशन होती हैं। ये इस तरह से लिखेंगे हम लोग इन्फॉर्मेशन। और किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती हैं तो आप देखोगे कि ओलंपिक में इंडिया ने कौन कौन से मेडल विन किए हैं। तो इस तरह से आपके पास एक तरफ इंडिया के मेडल्स मिल जाएंगे और उनके नंबर भी मिल जाते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं कि डाटा क्या होते हैं कि आप न्यूज़पेपर में टेम्परेचर पढ़ते हो कि इस सिटी का इतना एवरेज टेम्परेचर है। तो ये वाली चीज़ें आप लोग इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो एक डाटा के थ्रू होती हैं और इन डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि डाटा को हमें समझने के बाद हम लोग रिप्रेजेंटिंग वैल्यू को समझते हैं कि वो क्या होती हैं। आप जब इन डाटा का एनालिसिस करोगे तो रिप्रेजेंटिंग वैल्यू की बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है उनके लिए। तो यहाँ पर आपके जो इस चैप्टर में 3 तरह की रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले तो है मीन, जिसे हम लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे मीडियन, वो क्या होता है उसे भी हम लोग इस डिटेल से इसमें देखेंगे। और थर्ड होता है मोड। एक एक करके इन चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मीन क्या होता है। मीन इट मीन्स इसका बेसिकली एवरेज हम लोग लेते हैं। एवरेज से भी आप लोग एवरेज को भी आपने समझा होगा, एवरेज स्पीड है ना, एवरेज रन स्कोर। इसका हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। हम लोगों के पास कोई डाटा होते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई 6, 7, 9 ये डाटा है और इनका मुझे एवरेज या मीन या अर्थमेटिक मीन पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों का सम कर लेता हूँ और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर लेता हूँ, तो हमें इनका मीन पता चल जाता है। तो इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन, यानी कि डिवाइड नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ ऑल डाटा। यहाँ पर जैसा कि मैंने एक आपके लिए कुछ डाटाज लिखे हैं, तो कितने डाटा है यहाँ पर 6, 7 और 9। इट मीन्स इनका नंबर कितना है, ये 3 डाटा है। और अगर हमें इनका सम करना है तो हम लोग सम करेंगे, यानी कि 6 + 7 + 9 मैं डिवाइड करूँगा इसे 3 से, बिकॉज द नंबर ऑफ डाटा इज़ 3। और हमें इस तरह से अगर रिजल्ट पता करना हो तो मैं 6, 7, 13 में 9 ऐड करूँगा तो 22/3 हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से मीन को हम लोग समझते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड जो टर्म है वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है। मीडियन बेसिकली होता है मिडिल नंबर। तो हम लोग इस मीडियन को क्या कहते हैं, मिड पॉइंट या मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कैसे, हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं, जैसे 4, 7, 2, 5 एंड 3 ये डाटा है। तो नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनका मिड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर मिड नंबर पता करने के लिए हम सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, मीडियन फाइंड करने के लिए अरेंज करना पड़ता है। और अरेंज किसी ऑर्डर में हमें करना पड़ता है। तो अक्सर यानी कि हम लोग मैनी टाइम्स असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखेंगे। तो हम लोग अरेंज करेंगे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। जैसा कि आपके पास डाटा है तो इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले 2 है, 2 के बाद 3, फिर हमारा 4 है, फिर 5 है और फिर 7 है। और इस तरह से देखोगे कि इन डाटा का जो मिडिल नंबर है वो है 4। तो अवर मीडियन इज़ इन दिस डाटा 4। तो इस तरह से हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो तीसरा टर्म होता है वो है मोड। तो मोड क्या होता है, मोड इट मीन्स हाईएस्ट फ्रिक्वेंटली नंबर होता है। हमारे पास जो डाटा होता है उसमें हाईएस्ट टाइम रिपीटिंग नंबर कौन सा है। तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट रिपीटिंग डाटा, हाईएस्ट रिपीटिंग डाटा।
अच्छा, मैं कोई उदाहरण लेता हूँ, यानी कि मैं कोई एग्जांपल लूँ। मेरे पास 3 4 5 2 3 4 1 इस तरह का कोई डाटा है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करिए कि हाईएस्ट रिपीटिंग जो डाटा है वो कौन सा है, यानी कि कौन सा नंबर जो है मैनी टाइम रिपीट हुआ है, हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है। तो 3 कहाँ कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। यहाँ पर और चेक करें तो 4 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम। तो यहाँ पर 5 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, ओनली 1 टाइम, और 1 कितनी टाइम रिपीट हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारा जो 3 है वो 2 टाइम रिपीट है, और अगेन 4 भी 2 टाइम रिपीट है। तो इस तरह से हमारे जो मोड हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 1 होंगे। अगर 1 नंबर जो ऐसा है रिपीट हाईएस्ट टाइम हुआ तो 1 उसका मोड होगा। 2 नंबर्स जो हैं रिपीटिंग में इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 4 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो 3 and 4 बोथ आर मोड। तो इस तरह से तीनों रिप्रेजेंटिंग वैल्यू को आपने समझा है। कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। हमारे कुछ टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ होंगे, जैसे कि रेंज, लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं। मेरे पास कोई डाटा है जैसे कि 3 4 5 2 1 5 9। तो इस तरह का कुछ डाटा है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, इन डाटा में सबसे लोएस्ट नंबर जो होगा वो हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी। तो हम लोग चेक करें और इसमें फाइंड करें कि लोएस्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है, 1 है। तो 1 इज़ लोएस्ट वैल्यू। इसी तरह से हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, हमारी जो हाईएस्ट नंबर है वो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी डाटाज की। तो यहाँ पर इन डाटा में हम लोग चेक करें तो हमें मिलता है 9 इज़ ए हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट वैल्यू इज हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी 9 होती है। तो हमारा रेंज क्या है, इसे भी हम लोग साथ ही साथ समझ लेते हैं। रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। तो हमें रेंज फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला भी बन जाता है, या हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसकी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज इक्वल टू 9 - 1 इट मीन्स 8। तो इस तरह के कुछ हम लोग और भी वर्ड्स और कुछ टर्म्स और हैं, उन्हें भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म होता है टेलीमार्क्स, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में टेलीमार्क का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली समझ लेते हैं होते क्या हैं। जैसे कि मेरे पास कोई डाटा है और वो डाटा रिपीटिंग है, जैसे हमने 3 4 और 5 एंड 6 इस तरह के डाटा है। इन डाटा को टेलीमार्क्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 जो है उनके लिए हमारा टेलीमार्क जो होगा वो कितना होगा, हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस होगी। ऐसे ही अगर हमें 4 को टेलीमार्क्स के थ्रू दिखाना है तो हम लोगों के लिए कितनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे 4 वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक मुझे 5 को दिखाना हो तो आप लोग जानते हो कि मैं 4 वर्टिकली लाइन ड्रॉ करूँगा और इनको मैं क्रॉस कर दूंगा बाय द डायगोनल। तो इस तरह से मुझे 5 को दिखाना होगा। अगर मुझे 6 को बताना है तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले 5 को शो करूँगा, दिस इज़ 5, एंड 6 को शो करने के लिए मुझे एक वर्टिकली लाइन और ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये होता है हमारा टेलीमार्क्स। हम किसी भी नंबर को उस टेलीमार्क से बता सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब डाटा होगा रिपीट होगा तो हाउ मेनी टाइम रिपीटिंग, देन हम लोग उनको काउंट करेंगे टेलीमार्क से थ्रू। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोई भी डाटा होता है कि वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हाउ मेनी टाइम रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट इट मीन्स। यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे मैं लिखूँ 2 2 3 4 3 2 1, तो यहाँ पर 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि 2 जो डाटा है यानी कि नंबर है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ, देन फ्रीक्वेंसी 2 की 2 है। 3 कितनी टाइम रिपीट हुआ, 1 टाइम। 4 कितनी टाइम रिपीट हुआ, 1 टाइम, यानी कि जो 3 रिपीट हैं वो 2 टाइम है। तो हम लोग 3 की फ्रीक्वेंसी को 2 टाइम लिख लेंगे। तो आपको समझ आया होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाउ मैनी टाइम रिपीट द डाटा, द स्पेशल नंबर।
फ्रिक्वेंसी इट मीन्स आपको समझ आया होगा कि हाउ मैनी टाइम रिपीट अ नंबर, और इस तरह से हमने समझा कि फ्रिक्वेंसी क्या है। कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बार ग्राफ। तो इससे हम लोग समझ लेते हैं कि बार क्या होते हैं, और फिर इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्राफ। प्रीवियस क्लासेस में आपने ग्राफ के बारे में समझा है, अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ग्राफ बेसिकली क्या है। मैं यहाँ पर अगर आप लोग ग्राफ बनाते हो तो कैसे बनाते हो, इस तरह से। तो यहाँ पर आपका वन साइड एक वर्टिकल लाइन होती है और वन साइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बिकॉज दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो आपका 0 पॉइंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे आप लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसे आप लोग वाई एक्सिस कहते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ डाटा होता है, मैं यहाँ पर लिखूँ कि आपके कोई टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में आपने इस तरह के नंबर गेन किए हैं, जैसे कि आपके हिंदी, यानी कि मैं पहले बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स की आपकी मार्किंग 7 नंबर है। अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो साइंस है, साइंस की जो मार्किंग है वो आपकी 5 नंबर है। और जो एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपकी सोशल साइंस। सोशल साइंस तो उसमें जैसे कि आपको 4 नंबर की मार्किंग हुई है। हम लोग इन डाटा को इस बार ग्राफ में, यानी कि ग्राफ में डिनोट करेंगे किसके थ्रू, बार के थ्रू। बार इट मीन्स आपका एक रेक्टेंगल होता है जिसे आप लोग उस पर ग्राफ पर ड्रॉ करते हो। सबसे पहले इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपको ये दोनों जो आपके डाटाज होते हैं, यानी कि मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, वन साइड आपको वन लाइन पर लेंगे और नंबर जो हैं वो वन साइड। जैसे कि मैं नंबर को ले लेता हूँ इस वर्टिकली एक्सिस वाई पर, तो यहाँ पर 0 है। और नंबर को मैं शो करने के लिए, क्योंकि आपका जो बार ग्राफ होगा उसमें नंबरिंग नहीं की होती है बट लाइन्स होती हैं, उन लाइन में से 1 बाई 1 सेंटीमीटर पर आप लोग डाटा को ले लेंगे। जैसे मैं 0 लिखूँ, यहाँ पर 1 2 3 लिखूँ, ऐसे लिखता जाऊँ मैं 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जहाँ तक हमारा डाटा पहुँचता है वहाँ तक, यहाँ हाईएस्ट नंबर 7 है तो हमें मिनिमम 7 तक डाटा को दिखाना ज़रूरी होता है, बाकी हमारा ग्राफ कंप्लीट नहीं होगा। अब आपका जो एक्स एक्सिस है उस साइड हम लोग सब्जेक्ट को ले लेते हैं, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मैथ, फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइंस के लिए SC और सोशल साइंस के लिए मैं SSC। तो इस तरह से मैं नंबर को लिख लेता हूँ। अब मुझे इस पर बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो हम लोग देखेंगे कि मैथ के जो नंबर हैं, यानी कि मैथ की जो मार्किंग है वो कितनी है, 7। तो हम 7 के इक्वल टू एक बार ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये रहा 7, तो इसके इक्वल हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने जैसे कि ये बार ड्रॉ किया है, तो ये आपके मैथ के मार्क्स को शो करता है। इसी तरह से अगर मुझे साइंस के मार्क को इस बार ग्राफ पर शो करना है तो मैं क्या करूँगा, 5 के इक्वल लगाऊंगा। तो मुझे 5 के इक्वल लिखने के लिए इस तरह का एक बार ग्राफ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है। ठीक ऐसे ही मैं सोशल साइंस के बार ग्राफ को 4 दिखाना है तो मैं 4 यहाँ पर दिखाऊंगा। तो इस तरह से हम सिंगल बार ग्राफ को दिखा सकते हैं ऑन ग्राफ पेपर पर। इसी के साथ ही आप लोग एक और पढ़ोगे, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ क्या होता है, इट मीन्स आपको एक ही डाटा को अलग अलग रेफरेंस में दिखाना होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सेमेस्टर 1 में जो आपकी किसी स्टूडेंट्स की मार्किंग थी वो इस तरह से थी, मैं ऐसे ही सेमेस्टर 2 में मार्किंग को दिखा रहा हूँ। यानी कि सेमेस्टर 2 में उसके मैथ के अगर 5 नंबर मिले, साइंस में उसे मिले 8 नंबर और सोशल साइंस में मुझे मिले 6। देन हम लोग सेमेस्टर 2 के लिए नंबर को इस बार ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कॉमन वैल्यू जो मिलती हैं वो क्या है, वो सब्जेक्ट कॉमन है बट मार्क्स आर डिफरेंट, यानी कि सेमेस्टर 1 के मार्क्स भी हैं और सेमेस्टर 2 के मार्क भी हैं। तो सेमेस्टर 1 के मार्क्स जैसे कि हमने इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं, इन्हीं के साथ में हम लोग सेमेस्टर 2 के मार्क को बार ग्राफ यानी कि एक रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि मैथ्स में 5 मार्क हैं, तो हम इसी के साथ ही 5 मार्क के इक्वल एक और रेक्टेंगल सेम ब्रिथ का ड्रॉ कर लेते हैं और मैं इनको सेपरेट करने के लिए कलरिंग कर देता हूँ, यानी कि उस पर कोई डिज़ाइन या मार्किंग कर लेता हूँ। साइंस के जो मार्क्स हैं उसके 8 हैं, तो मुझे 8 को दिखाने के लिए इसी के इक्वल थोड़ा इसको दिखाना पड़ेगा। 8 ये बढ़ाया मैंने और इस तरह से एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये रहा आपका साइंस की बार ग्राफ। और ऐसे सोशल साइंस के बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे 6 जो हाइट है
6 नंबर तक की हाइट का एक ग्राफ यानी कि एक बार मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ए डबल बार ग्राफ। तो इस डबल बार ग्राफ की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? हम लोग कोई कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में मार्किंग किस तरह की है, तो हमें पता चलता है। यहाँ पर मैथ्स में देखिए कि सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में उसके थोड़े मार्क्स कम हो गए, और हम लोग साइंस, सोशल साइंस या साइंस में देखते हैं तो दोनों में सेमेस्टर 1 में जो मार्क हैं उससे हाई मार्क सेमेस्टर 2 में गेन किए गए हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग डबल बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is chance and probability. This is a final and last topic. तो हम लोग एक एक को समझ लेते हैं कि चांस क्या होते हैं। मैं चांस को एक तरह से ये समझाऊंगी, जो सन है वो कम अप होता है ऑन वेस्ट। तो आप लोग क्या कह सकते हो, इट इज़ पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो आप लोग कहोगे कि वेस्ट से कभी सन जो है वो कम अप नहीं होता है, वहाँ तो डाउन होता है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो चांस बेसिकली यही होते हैं कि कोई भी हमारे पास इवेंट है वो होगा या नहीं होगा, उसकी हम लोग आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो हम लोग कहेंगे कि मे बी पॉसिबल और मे नॉट बी पॉसिबल। बट सन के बारे में आप लोग क्या कहोगे कि वेस्ट साइड से सन कभी भी राइज या कम अप नहीं होता है। तो बेसिकली दिस इज़ ए चांस। एक और मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आप लोग कोई कॉइन को उछालोगे और उछालने के बाद क्या उस अप साइड में क्या होने की चांसेस हैं, तो आप लोग कहोगे कि या तो हेड होगा या फिर उसका टेल होगा। तो ये होती है चांस। कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट में क्या क्या हमारा रिजल्ट हो सकता है, वो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वो सारे के सारे मिलकर चांस बनते हैं। मैं एक और एग्जांपल दूंगा। अगर आपने कभी लूडो गेम खेला है तो उसमें एक डाइस होता है और डाइस को थ्रो करते हैं, तो उसमें 1 to 6 उसमें नंबर्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्या क्या चांस हो सकते हैं उस डाइस को थ्रो करने पर, तो आप लोग कहोगे और आप सीधा से जल्दी से कह सकते हो कि 1 to 6 नंबर में से कोई भी नंबर होगा। तो ये होती है चांस। हम लोग इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यानी कि ये चांस से रिलेटेड है। हमने अभी एक डाइस को थ्रो किया, उस डाइस में जो चांस हैं यानी कि जो नंबर हैं 1 to 6 डाइस पर नंबर होते हैं, उस डाइस के नंबर में चांस कितने हो गए। चांस आप लोग को हो गए कि 1 नंबर भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इट मीन्स सारी की सारी जो कंडीशन है यानी कि ऑल कंडीशंस आर चांस। बट हमारे कुछ फेवरेबल कंडीशन होती हैं। अगर हमें चाहिए 6 out of 6, तो वो हमारी फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। और जब फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बात करी 6 होने की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि क्या चांसेस हैं, तो हम लोग कहेंगे कि 6 होने की 1 चांस है। यानी कि हम लोग थ्रो करेंगे और अप टाइम पर 1 to 6 टाइम थ्रो किया, यानी 1 to 6 में से हमारे 1 टाइम जो ऐसा हमारा फेवरेबल चांस आएगा। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चांस से रिलेटेड होती हैं, और हम लोग पता करते हैं टोटल चांस या टोटल कंडीशन। टोटल चांस इट मीन सारी संभावनाएं, या टोटल हमारे पास आउटकम्स। तो हमें इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकता हूँ, टोटल आउटकम नीचे होगा, यानी कि जितने भी, और हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि हम डाइस को थ्रो करेंगे और टॉप पर 6 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने के लिए, यानी कि जो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है ओनली 1 है, जो कि 6 होने पर ही होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। तो फेवरेबल आउटकम। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे कि डाइस को थ्रो करते टाइम हमारे पास 6 आने का चांस 1 है और टोटल चांस जो है वो 6 हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है 1/6। आप लोग देखोगे कि प्रोबेबिलिटी एक तरह का परसेंट होता है, और परसेंट को हम लोग 100 पर काउंट करते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे 1 तक काउंट करते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि जो सन है वो वेस्ट से राइज होता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेस्ट से कभी सन राइज नहीं होता है, 0 होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि आज जो है सन
ईस्ट से राइज होगा। तो सब जानते हैं कि हमेशा सन ईस्ट से राइज होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1 कंडीशन है कि ईस्ट से ही राइज होता है और टोटल कंडीशन भी 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, इट मीन्स 1 हो जाएगा। फुल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 पर काउंट होती है और इम्पॉसिबल इवेंट को हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी में काउंट 0 से करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो रेज कहाँ से करती है, 0 to 1 तक रेज करती हैं। दैट्स योर टॉपिक। ऑल इसके टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। अगर क्वेश्चंस को इस वीडियो को समझने के बाद करोगे तो आपको इजी और सिंपल होंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।